सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और अपने कमेंट्स और अपने सुझाव दिए। आज हम उत्तरा दीदी के साथ एक बहुत सुंदर टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। दीदी आपका अभिनंदन, प्रणाम और स्वागत। नमस्कार नमस्कार अनुराधा, अपन आज बहुत दिन के बाद रिकॉर्डिंग करने बैठे हैं। जी दीदी। हमारा जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, चंद्रमा को लेकर है। और विशेष रूप से चंद्रमा अष्टम भाव में यदि चला जाता है किसी की जन्म कुंडली में, तो किस तरह के उनके स्वभाव में परिवर्तन देता है या किस तरह से उनको परेशान करता है, ये हमारा विषय है। तो जैसे हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है कायदे से पृथ्वी का उपग्रह है, वो ग्रह नहीं है, लेकिन हम सामान्य भाषा में उसको ग्रह मानते हैं। वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक है और इसीलिए पृथ्वीवासियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो मनोकारका भी इसको कहा गया है कि मन का कारक है। चंद्रमा मन को वश में रखता है। और इधर यदि हम देखें कि अष्टम भाव क्या है, तो अष्टम भाव हमारे लिए दुश्चिंताओं का, परेशानियों का, दिक्कतों का, अपमान का और भी जितनी भी बुरी बुरी बातें हो सकती हैं, उन सब का भाव का कारक है। तो यदि चंद्रमा वहां चला जाता है, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा वहां जाता है, तो बड़ी ही मन की स्थिति जो है बहुत ही खराब, दुविधापूर्ण, अनिर्णायक स्थिति होती है। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं ऐसी, जिनमें विशेष रूप से यदि कर्क लग्न वाला व्यक्ति है और उसके अष्टम चंद्रमा है, आप कल्पना नहीं कर सकती कि वो किस तरह का बिहेव करता है। कभी कभी तो लगता है कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, और कभी कभी लगता है कि ये आधा सनकी है या आधा पागल है। तो इस टाइप का उसका बिहेवियर रह जाता है। आदमी परेशान हो जाते हैं, वो किस चीज को लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएगा हमें समझ में नहीं आता। तो इसी बात को लेकर मेरे मन में बहुत दिनों से ये विचार था कि अष्टम चंद्रमा हर लग्न वालों के लिए, यदि चंद्रमा अष्टम में जाता है किसी भी लग्न के लिए, तो वो किस विषय से संबंधित उसको परेशानियां दे सकता है या दिक्कतें दे सकता है या मन में दुविधा दे सकता है। इसमें सबसे पहले हम जैसे मेष लग्न पर आते हैं। नक्षत्रों पे हम जा ही नहीं रहे हैं, हम लग्न पे ही जा रहे हैं, क्योंकि नक्षत्रों पे अगर हम जाएंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेष लग्न है, मेष लग्न के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम में चला जाता है। तो उसका अर्थ सबसे पहले तो ये हो गया कि आपको हर वक्त व्यक्ति को जो है अपनी माँ की चिंता लगी रहेगी, है ना, जबकि उसकी माँ सुखी है, माँ स्वस्थ है, उसको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव जो है चतुर्थ भाव से पंचम भाव है। तो स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन व्यक्ति जो है जिसके अष्टम में चंद्रमा चला गया, चौथे भाव का स्वामी, उसको अपनी मदर की चिंता रहेगी और चौथे भाव से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है, जमीन है, जायदाद है, गाड़ी है, वाहन है अपने, उन सब की वो हमेशा परेशान रहेगा उन सब के विषय में। और विशेष रूप से अगर चंद्रमा की महादशा भी चल रही है तो और भी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। हालांकि वो उसको और दूसरे अच्छे फल भी मिल सकते हैं, जैसे उसमें गुरु, शनि और बुध के नक्षत्र हैं। बुध का नक्षत्र उनको अच्छे फल नहीं देगा यदि चंद्रमा अष्टम में है। शनि का नक्षत्र जरूर उनको 10वें और 11वें भाव से संबंधित अच्छे फल दे देगा, क्योंकि 10th और 11th, लेकिन परेशानियों के बाद। और गुरु का नक्षत्र है, उसको विदेश यात्रा तक करवा सकता है। तो मेष लग्न वालों के लिए जो ग्रह है चंद्रमा अष्टम में जाता है तो इस तरह के फल देता है, थोड़ा सा उसको फ्यूचर के प्रति इनसिक्योर भी बनाता है। ये हर एक लग्न के साथ है। अब हम आ जाते हैं वृषभ लग्न पर। वृषभ लग्न में चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी है। तीसरे भाव का स्वामी होकर वो अष्टम भाव में आता है और वहां पर वो धनु राशि में होता है। जैसे मेष लग्न वालों के लिए तो वो वृश्चिक राशि में अर्थात नीच का भी हो जाता है चंद्रमा, तो जोर भी हो जाता है, तो उस हिसाब से भी उसके फल रहते हैं, क्योंकि नीच का चंद्रमा थोड़ा मन को और अव्यवस्थित करता है जी। लेकिन यहाँ वो धनु राशि में आ गया, तो इसमें और इनके तीसरे भाव का स्वामी है। तो एक तो तीसरे भाव से संबंधित, जैसे छोटे भाई बहन वगैरह होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, कजिन्स होते हैं, उन सबसे संबंधित उसको हमेशा चिंता लगी रहेगी। लेकिन अगर वो शुक्र नक्षत्र में हो जाता है तो शुक्र जो उनके लिए है छठे और 11वें भाव का स्वामी होता है, तो उनको सफलता भी दिलवाता है, दोनों तरह के फल देता है। लेकिन उसकी अड़ोसियों पड़ोसियों से नहीं बनेगी,
उसके जो कजिन्स हैं, उसके छोटे भाई बहन हैं, उन सब से नहीं बनेगी। और छोटे भाई बहन वगैरह उनके लिए भी ये छठा भाव हो जाता है, तो वो भी इसके साथ वो हर वक्त जीतने की कोशिश करेंगे, उनको सफलता मिलेगी, लेकिन इसको उनसे चिंता रहेगी और नुकसान होता रहेगा। मुख्यतः वृषभ लग्न वालों के लिए। और चंद्रमा धनु राशि में, अग्नि तत्व की राशि में है, तो व्यक्ति को बहुत जल्दी उत्तेजित भी करता है। अग्नि तत्व की होने का जल्दबाज बनाता है, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, इस तरह से उसका बिहेवियर हो जाता है। इसके बाद आती है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में चंद्रमा धन भाव का स्वामी होता है, और यहाँ जो चंद्रमा है वो मकर राशि में आ जाता है। मकर राशि का चंद्रमा है। मकर राशि में वैसे सूर्य, चंद्र और मंगल ये तीन के नक्षत्र रहते हैं। तो धन भाव का स्वामी यदि अष्टम में आता है, और सबसे पहले तो यदि मंगल के नक्षत्र में भी आ गया, मान लीजिए हम अच्छा बता रहे हैं आपको, तो मंगल उनके लिए 6th और 11th हाउस लॉर्ड है मिथुन लग्न वालों के लिए। तो उसको बिना कमाया हुआ, बिना मेहनत का धन कमाने बहुत मिलता है। हाँ, और वो धनिष्ठ नक्षत्र नाम ही वैसा है, राइट, वो धनिष्ठ नक्षत्र नाम ही वैसा है। फिर 6-11 हाउस लॉर्ड है मिथुन लग्न वालों के लिए। चंद्रमा अष्टमेश धनेश हो गया, तो बिना मेहनत की कमाई का, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे उसको विरासत से मिले, चाहे कहीं से भी मिले, सबसे ज्यादा लाभ उसको मंगल के नक्षत्र में होने से फायदा दिलवा देता है। चाहे वो उत्तेजित हो जाए, जो भी है, मतलब मकर राशि में चंद्रमा इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनाता, थोड़ा शांति बनाता है, भूतत्व की राशि है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नेगेटिव सोच बनाता है, और पैसे के प्रति बहुत ही इनसिक्योर करता है कि मेरे पास पैसा है, मेरा पैसा कहीं खर्च ना हो जाए, कहीं मैं कंगाल ना हो जाऊं, इस धन राशि होने के कारण ऐसे। तो इस तरह की मेंटालिटी उसको हमेशा मन में लगी रहती है। इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क लग्न। कर्क लग्न में लग्न का ही स्वामी जो है वो चंद्रमा है, और वो अष्टम में चला जाता है। उसमें भी जैसे हमने बताया 3 नक्षत्र है, मंगल, राहु, गुरु। इसमें मंगल के नक्षत्र में यदि कोई जन्म लेता है तो उसका बचपन बहुत अच्छा बीत जाता है, क्योंकि मंगल जो है इसका पंचमेश कारक आ जाता है, कारक ग्रह है, लेकिन वो बचपन में ही उसकी महादशा निकल जाती है। और उसके बाद राहु और गुरु है, तो राहु जो है, जैसी राहु की स्थिति होगी वैसे उसकी मनस्थिति होगी, लेकिन राहु ना मन को विचारिक बहुत ही भर देता है। वो नक्षत्र भी थोड़ा सा बहुत कड़ा नक्षत्र। हाँ, तो वो दिमाग में हमेशा खुराफाती, बुरी बुरी बातें, नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव बना देता है, मतलब सनकीपन की हद तक वो चला जाता है। राइट। तो ये एक राहु के नक्षत्र का ये बहुत बुरा असर है, शतभिषा नक्षत्र जिसका नाम है। और गुरु का नक्षत्र तो छठा और नवा भाव का स्वामी है, अगर मान लो गुरु है तो छठे भाव से वो उसके हमेशा किसी न किसी से मतभेद रहेंगे, विशेष रूप से अगर वो शादीशुदा है तो उसकी लाइफ पार्टनर से उसकी कम बनेगी। और नवे भाव से वो थोड़ा भाग्यशाली साबित हो सकता है, लेकिन उसकी जो नेगेटिव थॉट है, क्योंकि वो लग्नेश भी है, शरीर का भी स्वामी है और मन का भी स्वामी है, इन दोनों के कारण उसका सनकीपन जो है साफ जाहिर हो जाता है, और डुअल नेचर, उसकी डुअल पर्सनालिटी हो जाती है। जिसके साथ उसके फॉर्मल रिलेशंस होते हैं उनके साथ वो बहुत अच्छी तरह, बहुत ही मीठे से बात करेगा, डबल। और जिनके साथ क्लोज होता है या जिनके ऊपर अपना हक समझता है, उनसे तो वो बहुत ही मतलब चिड़चिड़ापन करके और इस तरह से बात करता है। इसके बाद आ जाती है सिंह राशि हमारी। सिंह लग्न। सिंह लग्न में चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी हो जाता है। 12वें भाव का स्वामी बनकर वो अष्टम में आ गया। वैसे भी चंद्रमा उनके लिए अच्छा नहीं है, खर्चा करवाने वाला है, और अष्टम में आ गया तो आप समझ लीजिए कि उसके लाइफ पार्टनर के लिए तो वो बहुत अच्छा है। मतलब अगर मान लो सिंह लग्न है तो मीन राशि में ये रहेगा चंद्रमा अष्टम में, है ना। मीन राशि में, मीन राशि में वही एक गुरु का नक्षत्र है, 3 शनि के नक्षत्र हैं और एक बुध का नक्षत्र है। तो गुरु का नक्षत्र भी सिंह लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं है। पंचमेश और अष्टमेश सामने वाले को फायदा देता है। तो अगर मान लो गुरु चंद्रमा इस नक्षत्र में रहा तो आप जानिए कि उसके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को तो बहुत फायदा करवाएगा वो, लेकिन इस व्यक्ति को रुला देगा खर्चा कर करके, विशेष रूप से गुरु की महादशा में। हालांकि गुरु की महादशा उसके बचपन में ही निकल जाएगी, लेकिन शनि का नक्षत्र भी छठे और 7वें भाव से जुड़ा हुआ है, तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। विरोध, अंतर विरोध, शादी में लेट होना या शादी ब्याह से संबंधित जो रिलेशनशिप है वो अच्छी नहीं होना। केवल एक बुध का नक्षत्र बहुत सुंदर है,
अच्छा है, वो सेकंड हाउस लॉर्ड और सॉरी 11th। 11th हाउस, प्लैनेट ऑफ वैल्यू बन के। देखते हाँ हैं, मैं नक्षत्रों का बीच बीच में इसलिए उल्लेख कर रही हूँ कि किसी किसी को तो बहुत अच्छे फल मिल जाते हैं और किसी किसी को बहुत खराब मिलते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब इसके तो सेकंड हाउस और 11th हाउस लॉर्ड हो गया बुध। अब बुध के नक्षत्र में चंद्रमा जो है बाहर से 12th हाउस है, दूसरे जगह से बाहर से बहुत धन लाभ करता है। वालों के लिए ये एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव का स्वामी होकर ये जो है यदि अष्टम भाव में आता है तो ये मेष राशि में रहता है। मेष राशि में भरणी नक्षत्र है जो शुक्र का नक्षत्र है, जो धनेश और भाग्येश है इन लोगों के लिए। तो ये जो है इसको किस्मत से, भाग्य से और बिना मेहनत का पैसा जो है चंद्रमा इसको मदद करता है, चंद्रमा लाभ दिलवाता है। इसका सीधा सीधा संबंध यदि बुध से नहीं होता है तो मन उतना व्यथित नहीं होता है, इसको हमेशा पैसे पे नजर रहती है कि मुझे किस तरह से पैसा मिले, पैसा मिले, और उसको मिलता भी रहता है। हालांकि आगे भी भाई शुक्र की महादशा तो चलो बचपन में निकल गई, या अगर बुध की केतु की महादशा में उसका जन्म हुआ है तो शुक्र की महादशा में उसको बहुत ही लाभ मिलता है। तो कन्या लग्न वालों के लिए चंद्रमा का अष्टम में जाना मानसिक रूप से थोड़ा सा क्रैक पॉट बना सकता है, लेकिन फिर भी रुपए पैसे और धन लाभ की दृष्टि से वो अच्छा, आर्थिक रूप से बहुत सुंदर। सूर्य के नक्षत्र में यदि है तो व्यक्ति जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च करता है, क्योंकि अष्टम और द्वादश भाव जुड़ जाता है। द्वादश भाव का स्वामी सूर्य है, तो उसके नक्षत्र में होने से वो खर्चा भी खूब करता है, बचाता नहीं है, बचा नहीं पाता। तो जितना उसको मिलता है उतना वो खर्चा कर देता है। इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि के लिए जो चंद्रमा है वो 10th हाउस लॉर्ड है, बहुत बढ़िया है, केंद्र का स्वामी है। अगर वो अष्टम में चला जाता है तो आप ये मानिए कि अष्टम भाव में भी जो है तुला लग्न वालों के लिए वृषभ राशि आती है। लग्नेश और अष्टमेश है शुक्र उनके लिए। तो एक तो शुक्र उच्च का हो जाता है, मेष लग्न में नीच का होता है अष्टम भाव में, और शुक्र की तुला राशि में जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव का हो जाता है। स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। और नक्षत्र भी वो वहां पर अच्छे हैं, सूर्य चंद्र और मंगल, तीनों जो नक्षत्र हैं ये तीनों तुला लग्न वालों के लिए अच्छे माने गए। सूर्य सिर्फ बाधक भाव का स्वामी है, यदि स्वास्थ्य उसका खराब चल रहा है तो उसमें वो मदद नहीं करता, उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ने में मदद करेगा, क्योंकि अष्टम भाव भी जुड़ गया। बाकी उसको लाभ पूरा देगा, वो बिना मेहनत का कमाया हुआ पैसा देगा। 10th हाउस का लॉर्ड होने से उन्नति देगा, व्यावसायिक उन्नति देगा, लेकिन चिंताओं के साथ। काफी उसको चिंता होगी, परेशानी होगी, वो सोचेगा नहीं होगा नहीं होगा, फिर लेकिन उसके काम अचानक से हो भी जाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव अचानक का भी प्रतीक है, तो अचानक अचानक उसके काम भी हो जाएंगे, बन जाएंगे, अचानक से प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन वो निराश भी बहुत रहेगा जी। से लाभ है तो धनेश और सप्तमेश है ही सही, तो वो तो फाइनेंशियली जो है उसको बिना मेहनत का, बिना कमाया हुआ पैसा दिलवाने में काफी मदद करे। हाँ। और ऐसे भी दो 5, हाँ ऐसे भी दीदी 2, 5, 8, 11 पैसे से जोड़ते हैं, जो पनफर भाव ये हम जोड़ जाते हैं, तो वो पैसे से जोड़ते हैं। अष्टमेश दे ही देता है, अष्टम भाव में चंद्रमा पैसे। मनोस्थिति आदमी की ऐसी रहती है कि मुझे आप बैठे बैठे कहाँ से पैसा मिला, वो सामने वाले के पैसे की पर नजर रखता है, क्योंकि 7th हाउस से वो धन भाव है, अष्टम भाव जो है सामने वाले व्यक्ति का धन भाव हो जाता है, तो उसकी नजर हमेशा रखती है कि ये पैसा मेरे को कैसे मिले, ये पैसा मैं कैसे प्राप्त करूं, चाहे वो उसका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो उसका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो किसी भी तरह से उसके इंटरेक्शन में हो। अब वृश्चिक लग्न आ जाती है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा 9वें भाव का स्वामी है, उसका अष्टम में आना एक तो 9वें भाव का नेगेशन हाउस हो जाता है, मतलब उसका भाग्य साथ तो देता है, लेकिन बहुत ही अड़चनों के बाद हर चीज में उसके रोड़े अटकते हैं, तो ये है। और उस वहां पर मिथुन राशि और है, तो उस व्यक्ति का नेचर भी जो है बड़ा डाइसी हो जाता है, करूं कि नहीं करूं, दोहरा नेचर, डबल नेचर, वो डिसीजन नहीं ले पाता। और वहां पे भी मंगल का नक्षत्र, मंगल राहु और गुरु, ये 3 नक्षत्र हैं मिथुन में, तो मंगल का नक्षत्र उसको बहुत ही हड़बड़ीबाज बनाता है, उसकी फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, पढ़ लिखने में रुचि कम हो जाती है, पिता से भी उसके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, कम बनते हैं, वो दूरी बनाए रखता है। अगर राहु का नक्षत्र, राहु जैसी स्थिति होगी कुंडली में
उस तरह की जो है उसकी मनस्थिति बन जाती है। नहीं, लेकिन दीदी गुरु का मैंने नक्षत्र देखा है जो आद्रा के नक्षत्र में जिनका चंद्रमा होता है और अष्टम भाव में स्पेशली उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत होते हैं। बहुत और ज्यादा, हाँ, वो और तो उनको राहु रोना और टॉन्ट्रम, मतलब जो अपने बोलते हैं ना कि अरे बिदक बिदक के आदमी रो रहा है, और वो सारी चीजें उसमें वो बहुत सारी। एक्चुअली एक तो जल तत्व की राशि उनके लग्न पर है, वृश्चिक राशि, है ना। हाँ और राहु के तो तीनों नक्षत्र ही ऐसे हैं कि हाँ। वो उसके दिमाग में खलल पैदा करते हैं, चाहे वो स्वाति हो, चाहे वो आद्रा हो, स्वाति तो और चाहे फिर वो भी बेटर है, शतभिषा लेकिन हो। हाँ सदभीश और आद्र बहुत टेम्परमेंटल है। हाँ, तो वो मन में तरह तरह के विचार घुमड़ते रहते हैं, मैं कैसे, मतलब क्या करूं, कैसे करूं, किसी से बनती नहीं है। इसलिए सबसे पहले फादर से नहीं बनती उसकी, हाँ ये भी एक समस्या आ जाती है। और उसके बाद गुरु के नक्षत्र में होता है तो चलो ठीक है, उसका धन भाव और पंचम भाव फिर भी ऑपरेट होता है, तो उसमें वो थोड़ा ज्यादा धन प्राप्त भी कर लेता है, और मंत्र दीक्षा की तरफ जाने उसका झुकाव यदि थोड़ा बढ़ता है तंत्र मंत्र की तरफ, तो वो उस तरफ हो जाता है, या उसका गुप्त विद्याओं की तरफ थोड़ा रुझान हो जाता है। ये थोड़ा सा एक अच्छा फल है। उसके बाद आ जाती है धनु लग्न हमारी। धनु लग्न में चंद्रमा खुद अष्टम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में आता है, स्वग्रही चंद्रमा हो जाता है। तो तो विपरीत वैसे राशि। वैसे भी हम लोग, हाँ, हाँ अष्टमेश को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। और धनु लग्न के लिए अष्टम भाव का स्वामी, हालांकि नक्षत्र वही गुरु का, शनि का और बुध का रहेगा वहां पर, तो गुरु के नक्षत्र में यदि चंद्रमा रहता है तो उसको स्वास्थ्य संबंधी बहुत परेशानियां देता है। एक तो खुद की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, और हमेशा वो घर की, गृहस्थी की, घर के अंदर, घर में, वाहन में, जमीन जायदाद या माता की, हमेशा उनके बारे में सोचता रहेगा, चतुर्थ भाव से संबंधित ये चीजें उसके दिमाग में खलल पैदा करती हैं। शनि भी जो है रुपए पैसे के प्रति उसको लालची बनाता है, क्योंकि धनेश त्रियेश अस्थिर बुद्धि का हो जाता है। वो तीसरा भाव उसको टिकने ही नहीं देता, कहीं भी चंचल, इधर उधर इधर उधर, टिकाऊपन हाँ नहीं। हाँ। और तो कोई भी अष्टम भाव तो ऐसे भी घूमने फिरने का मतलब क्रॉस उसका है। अस्थिर बुद्धि, और हाँ अग्नि तत्व की राशि है तो वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजित, हर बड़ी बात जल्दबाज। बुध का नक्षत्र जो है वो उसको कंफ्यूज रखता है अष्टम भाव में आने से, और उसको किसी भी काम में उसका मन नहीं लगने देता। कोशिश वो बहुत करता है, बातें वो भाई बड़ी बुद्धिमानी की करेगा क्योंकि बुध का नक्षत्र है, लेकिन वास्तव में वो हड़बड़ी में काम करना चाहता है, तुरंत रिजल्ट पाना चाहता है, जिसके कारण उसको दिक्कत हो जाती है। अगला जो हमारी लग्न आती है वो आती है मकर लग्न। मकर लग्न वालों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, और वो अष्टम में चला जाता है। और वहां पर वो किस राशि में रहता है? सिंह राशि, हाँ। अष्टमेश, अष्टम में वो सिंह राशि में आ जाता है, स्वग्रही है, सप्तम भाव का स्वामी। अगर सप्तम भाव का स्वामी यहाँ आ गया है मकर लग्न वालों के लिए, अगर वो शुक्र के नक्षत्र में है तो वो राजयोग कारक ग्रह के नक्षत्र में होता है, पंचमेश और दशमेश। तो अष्टम भाव में होते हुए भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है उसको, हर चीज से संबंधित। और उसके जो जीवन साथी या पार्टनर हैं या व्यावसायिक पार्टनर हैं, उनके लिए धन भाव से जुड़ा रहता है, और उनको बहुत ही धन प्रदान करता है। लाभ वो लोग होता खुद है जी। लाभ भी अच्छा देते, तो उससे यदि वो उनसे जुड़ता है तो उसको भी लाभ प्राप्त होता है। लेकिन क्या है कि वो सूर्य के नक्षत्र में होता है तो उसको बहुत नेगेटिव बनाता है, क्योंकि सूर्य खुद अष्टमेश है, और उसी के नक्षत्र में हो जाने से वो थोड़ा परेशान होता है। उसकी सोच जो है नकारात्मक होती है, और इम्यूनिटी जो है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो रहती है वो उसकी बहुत कमजोर हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी वो बीमार पड़ने की एक प्रवृत्ति रहती है सूर्य के नक्षत्र में। इसके बाद आती है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न में जो चंद्रमा है वो छठे भाव का स्वामी होता है, और अष्टम भाव में आता है वो कन्या राशि में, बुध की जो राशि है उसमें वापस वही सूर्य चंद्र और मंगल तीनों के नक्षत्र रहते हैं। तो सूर्य जो है कुंभ लग्न वालों के लिए सप्तमेश है, तो वही उसके उस जीवन साथी से के धन से जुड़ा रहती है उसकी नजर, या पार्टनर के धन से जुड़ी रहती है उसकी नजर, और कि मतलब उसका, और उसका पार्टनर भी बहुत खर्चीला होता है क्योंकि उसका 12वां भाव होता है, छठा भाव। और इनके आपस में थोड़ा सा जो जीवन साथी होते हैं उनमें बनने में भी आपस में मतभेद भी रहते हैं, ये भी एक थोड़ा सा परेशानी रहती है, और बहुत ज्यादा मूडी टाइप हो जाते हैं। कन्या लग्न वही द्विस्वभावक राशि है, तो उसको नेचर बनाती है, कभी वो बहुत ही बढ़िया बिहेव करता है, कभी वो बहुत ही बेकार बिहेव करता है। हाँ, चंद्रमा का नक्षत्र यदि उसमें है
तो चंद्रमा का नक्षत्र भी छठे भाव से ही जुड़ रहा है, वो भी बेकार है। केवल मंगल के नक्षत्र में यदि वो रहता है तो तृतीयेश और दशमेश है, लेकिन उसकी दशा उसके बचपन में ही निकल जाती है। तो उसका जो लाभ है, जो कर्म करते समय, व्यवसाय करते समय मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है उसको। तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन जो है बड़ा संघर्षपूर्ण, छठे भाव का स्वामी अष्टम में चला गया और वो भी अच्छे नक्षत्र में नहीं है, तो बहुत ही डावाडोल, अस्थिर बुद्धि सा, इस टाइप का उनका जीवन निकलता है कुंभ लग्न वालों के लिए। अंत में आती है हमारी मीन लग्न। मीन लग्न वालों के लिए चंद्रमा पंचमेश है, कर्क राशि जो है पंचम भाव में आती है, और पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाता है, और अष्टम भाव में वो तुला राशि में रहता है, तुला राशि। तो इसमें ये है कि पंचम और अष्टम भाव जो है हमेशा सामने वाले को फायदा पहुंचाते हैं। तो एक तो ये है कि उसके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर का जो लाभ भाव का स्वामी है वो धन भाव में आ गया, तो उसके पार्टनर को बहुत फायदा पहुंचाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर मंगल के नक्षत्र में यदि होता है तो इस व्यक्ति को भी फायदा पहुंचाता है किस्मत से, क्योंकि उसका धनेश और भाग्येश, नवमेश हो गया, हाँ, भाग्येश हो गया, हाँ। और यदि राहु के नक्षत्र की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वहां स्वाति नक्षत्र है, तो राहु की स्थिति के अनुसार उसका फल मिलेगा। लेकिन यदि गुरु के नक्षत्र में होता है तो दशमेश और लग्नेश इन दो भावों का स्वामी होकर वो एक तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देता है, और दूसरा उसके काम काज में भी बीच बीच में रुकावट पैदा करता है। हालांकि सफलता मिलती है उसको, लेकिन बीच बीच में काफी अटकलें आती हैं, और उसके बाद उसको लाभ होता है, जिससे वो काफी परेशान रहता है काफी बीच में। और विशेष रूप से गुरु की अंतरदशाओं में, क्योंकि महादशा तो उसकी बचपन में निकल चुकी होती है। हाँ, यदि मंगल की महादशा में उसका जन्म हुआ है तो जब भी गुरु की महादशा उसकी आएगी लाइफ में, उस समय उसको परेशानियां होती रहेगी। तो ये बहुत ही संक्षेप में हमने प्रत्येक लग्न वालों के लिए चंद्रमा यदि अष्टम में जाता है तो किस किस प्रकार के फल हमें प्रदान करता है, और उसके हमें अपने मन को थोड़ा संतुलित बनाकर रखना चाहिए। प्रत्येक लग्न वालों से मेरा यही कहना है कि अपने मन को बैलेंस बनाएं, शिव की आराधना करें और हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें, बहुत ज्यादा नेगेटिव ना सोचें। ईश्वर सबके लिए अच्छा करेगा, उसने सबके लिए सोचा हुआ है, तो हम खुद ही नेगेटिव सोच के अपना बुरा ना करें। यही मेरा सभी लोगों को संदेश है। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत सुंदर आपने विवरण किया और सबका अच्छे से पकड़ा, नक्षत्रों के बारे में भी विवरण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली केवी पद्धति वाली हूँ ना, तो नक्षत्रों के बिना सोचा ही नहीं जाता मुझसे, सीधे दिमाग में नक्षत्र आ जाते हैं फट से। प्रणाम दीदी। चलिए, प्रणाम। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।